हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंडीशन क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लागू होने की या फिर कारण क्या है इसके एप्लीकेशन के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिल्कुल कंप्लीट है जो हमने कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी कहते हैं कि क्या इसकी कंडीशन रहती हैं जहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो लागू हो जाता है या फिर कारण क्या है इसका एप्लीकेशन होने का। सबसे पहला आता है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। कहते हैं कि जब फैक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते उस कारण से जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है जो लागू हो जाता है। इसका ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं हम। एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न का कारण क्या है, जो कि हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर कवर किया था लास्ट क्लास में, जो हमने डायग्राम किया था। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है इंक्रीजिंग रिटर्न। कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न किस कारण से लगती है कि हम जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स को यूज़ करता है। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा हमारे पास आता है वेरिएबल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स का यूज़ करके एक प्रोड्यूसर गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। फिक्स्ड फैक्टर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर के अंदर आ जाते हैं मशीनरी को हम ले लेते हैं, और वेरिएबल फैक्टर के अंदर ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं हम लेबर का। मान लेते हैं एक मशीन है जिसकी जो कैपेसिटी है, मान लो कि जो कैपेसिटी एक मशीन की एक दिन में वो 1400 यूनिट है जो प्रोड्यूस कर सकती है। 1400 यूनिट का जो प्रोडक्शन कर सकते हो, तो 1400 यूनिट बनाने के लिए उसको कितनी नंबर ऑफ लेबर चाहिए, मान लो कि 4 लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जब एक मशीन के ऊपर 4 लेबर को लगाया जाएगा तो उससे जो टोटल प्रोडक्शन मिलेगा तो वो कितना मिल जाएगा, 1400 यूनिट का जो टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब जब तक हम इस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जब एक लेबर लगाई है तो एक लेबर लगाने से जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, मान लो 200 यूनिट मिलती है। जैसे लेबर को बढ़ा के 2 कर दिया गया तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ के कितना हो जाएगा, 200 से बढ़ के 400 हो जाएगा। जब लेबर को 3 कर दिया गया तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ के कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ तक 3 लेबर तक क्या किया गया, अंडर यूटिलाइजेशन किया गया किसका, फिक्स्ड फैक्टर का। तो जब तक हम इसके मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन जितनी कैपेसिटी फिक्स फैक्टर के वहां तक नहीं पहुंचाते तब तक टोटल प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जैसे हम मार्जिन प्रोडक्ट कैलकुलेट करके इससे पता लगा सकते हैं कि पहले तो 0 आता है, 400 में से 200 गया 200, फिर 800 में से 400 गया 400, फिर 1400 में से 400 गया तो यहाँ पे 600 आ जाएगा हमारे पास जो मार्जिन प्रोडक्ट आएगा लास्ट का। तो यानी कि जब टोटल प्रोडक्ट है हमारा किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो रीजन क्या रहता है इसका, अंडर यूटिलाइजेशन करना फिक्स्ड फैक्टर का। जैसे इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी कि जितना इसके ऊपर जरूरत होती है ऑप्टिमल लेवल तक, तो वहां तक क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट बढ़ाते गए तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से जो बढ़ता जा रहा है। सेकंड जो रहता है वो होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, एग्जांपल के लिए लेता है कि जो कार होती है, कार में जो स्ट्रक्चर होता है कोई दूसरे डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। जो पेंट होता है वो अलग डिपार्टमेंट बनाता है, जो इंजन वगैरह तैयार करते हैं वो अलग डिपार्टमेंट बनाता है। तो यहाँ पे जब एक डिपार्टमेंट बार बार एक ही काम को करेगा तो उस हिसाब से उसकी क्या हो जाएगी, स्पेशलिस्ट हो जाएगी। उस काम में क्या हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। यानी कि जहाँ वो एक काम को पहले 12 घंटे में करते थे अब वो उस काम को करने के लिए मान लो 8 घंटे करें, तो जो 4 घंटे वो बच गया उसमें कोई अनदर काम करके वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस कारण से जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो लागू हो जाएगा। क्योंकि जब डिवाइड कर दिया था लेबर को, तो लेबर जो वो जैसे स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट वाला बार बार वो स्ट्रक्चर तैयार करेगा, पेंट करने वाले बार बार पेंट करें, तो इस चीज़ में क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक काम को करने में। तो इस तरीके से जो हमारे पास फर्स्ट रहता है इसका लागू होता है इंडिविजुअलिटी ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास कवर करते हैं अब हम आते हैं चेंज इन फैक्टर रेशियो। कि फैक्टर रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। कहते हैं कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न लगने का रीज़न क्या होता है कि फैक्टर रेशियो का चेंज होना। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते कहते हैं एक तरफ हम लैंड ले लेते हैं, दूसरी तरफ लेबर ले लेते हैं। लैंड क्या है हमारे लिए फिक्स्ड फैक्टर, लेबर क्या है वेरिएबल फैक्टर। कहते हैं कि 10 हेक्टेयर के ऊपर 5 लेबर लगाना सफिशिएंट है कि इससे हमें मतलब इनफ है कॉम्बिनेशन दोनों का। यानी कि अगर रेशियो देखा जाए तो 5 दूना 10, 5 एकम 5,
तो 2:1 का रेशो जो बेस्ट है ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, यहाँ तक हमें क्या बेस्ट है। अगर फिर भी कहता है कि फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन को बढ़ा दिया जाएगा, अगर मान लो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ लेबर है वो बढ़ा के क्या कर दी 10 कर दी, अब जो लैंड है वो तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि लैंड क्या हमारे लिए फिक्स्ड फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दे तो इनका रेशियो क्या हो चुका है 1:1 हो चुका है। यानी कि रिजल्ट अगर हम समझने की कोशिश करें कि जब हमने जितनी ज़रूरत थी यहाँ पे उतने हिसाब से अगर हमने कॉम्बिनेशन को यूज़ किया फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में तो हमें रेशियो मिला 2:1। जब हमने लेबर को फिर भी एक लिमिट के बाद बढ़ा दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिला 1:1, यानी कि दोनों का रेशियो क्या हो चुका है प्रोपोर्शन इक्वल हो चुका है। यानी कि जब हम एक लिमिट तक यानी कि जैसे मान लो फिक्स्ड फैक्टर है ये हमारे पास वेरिएबल है, तो फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ तक करना है। तो जब हम इस लिमिट तक जाएंगे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या होगा इंक्रीजिंग रिटर्न लग जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा। तो जब हमने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो हमें टोटल प्रोडक्ट बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। क्योंकि अब एग्जांपल देती हूँ कि मान लो लेबर यहाँ पे जैसे 5 लेबर की जरूरत है, 10 लेबर लगा दी है, तो 10 लेबर ने प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाएंगे, वो आउटपुट इतना नहीं देंगे। जितनी ज़्यादा लेबर होगी तो उतनी उनके बीच में गॉसिप होगी, टाइम वेस्ट करेंगे, ऊपर से लेबर की जो मजदूरी होगी वो भी तो देनी पड़ेगी, वो खर्चा और बढ़ जाएगा, जिससे जो रिजल्ट क्या निकलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न है जो लागू हो जाएगा, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न है जो लागू हो जाएगा। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो मेन कोज होता है ऑपरेशन का स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होने का, ये रीज़न रहता है कि एक फैक्टर जो प्रोडक्शन होता है वो तो चेंज होता रहता है, जबकि दूसरे क्या रहता है फिक्स्ड फैक्टर रहते हैं। जब कहता है वेरिएबल फैक्टर जो यूज़ किया जाता है फिक्स्ड फैक्टर के साथ तो उसका जो रेशियो होता है एज कम्पेयर टू वेरिएबल फैक्टर वो क्या होता जाता है कम होता जाता है। प्रोडक्शन जो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा ऑल फैक्टर के ऑपरेशन से इफेक्टेड होगा। व्हेन एन एडिशन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कहते हैं जब हम एडिशन यूनिट है जो वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाते जाएंगे प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लेस यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, तो यानी कि वेरिएबल फैक्टर की यूनिट तो बढ़ती जा रही है जबकि फिक्स्ड फैक्टर की यूनिट तो कम पड़ जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मार्जिनल रिटर्न मिलेगी वेरिएबल फैक्टर से वो क्या होनी शुरू हो जाएगी कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हमें प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा कम मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया 10 हेक्टेयर के ऊपर 5 लेबर, तो यहाँ पे 10 और 5 का रेशियो 2:1 हो गया। दूसरी तरफ कहता है अगर नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा दिया गया, बढ़ा के कितना कर दिया 10, तो रेशियो क्या हो चुका है 1:1 हो चुका है प्रोपोर्शन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का। तो यहाँ पे कहते हैं इट इज ऑब्वियस दैट 1 लेबर ऑन 1 हेक्टेयर लैंड विल प्रोड्यूस लेस देन 1 लेबर ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। कहते हैं जब हमने 1 लैंड के ऊपर 1 लेबर लगाया तो इससे प्रोडक्शन कम मिला, जब हमने 1 लैंड के ऊपर मतलब 2 लैंड के ऊपर 1 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन क्या मिला ज़्यादा मिला। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देखने को मिला कि जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया गया उससे रिजल्ट क्या मिले डिमिनिश हो गए हैं। तो इस कारण से जो रेशियो लैंड का फिक्स्ड फैक्टर टू वेरिएबल फैक्टर क्या हो चुका है कम हो चुका है, पहले 2:1 था अब रेशियो क्या हो चुका है कम हो चुका है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा लेबर का वो भी क्या हो जाएगा डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन मिलेगा हमें लेबर से वो भी क्या मिलेगा कम मिलेगा। नेक्स्ट आता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की हमें जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर की जगह हम दूसरे फैक्टर को यूज कर पाते हैं उसको क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट क्या है वो इम्परफेक्ट है, यानी कि बढ़िया तरीके से हम क्या नहीं कर पा रहे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, कहते हैं कि जो इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा डिमिनिशिंग रिटर्न। अगर हम एक फैक्टर को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं दूसरे फैक्टर के साथ तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं इसको। जो एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैक्सिमम आउटपुट लेना। वो चाहता है कि उसका आउटपुट क्या होता जाए बढ़ता जाए आउटपुट। तो आउटपुट के लिए वो क्या करता है 2 फैक्टर का कॉम्बिनेशन आता है, एक तो होता है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा वो यूज़ करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। तो इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बना के क्या करता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। अपन जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड फैक्टर तो क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर को यहाँ तो बढ़ाया जाएगा यहाँ क्या कर जाएगा कम कर दिया जाएगा। लेकिन जितनी हमारी फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी होती है अगर उस कैपेसिटी से बिलो से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक तो बढ़ते बढ़ते क्या होता जाएगा हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, इंक्रीज इन रिटर्न लगेगा। जहाँ तक उसके फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी है वहाँ पे पहुँच के क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। अगर फिर भी हम उसके बाद ही वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं ना तो फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय क्या होता है कम हो जाता है, डिमिनिश रिटर्न लग जाता है। तो इसके डिमिनिश होने का टोटल प्रोडक्ट के डिमिनिश होने का रीज़न क्या रहता है, हमारे पास इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहता है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कि मैं फैक्टर्स को परफेक्टली तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरे पास जैसे टोटल प्रोडक्ट कम हुआ
इसको बचने के लिए स्टेज से यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न से बचने के लिए अगर मैं देखती कि जिस फैक्टर के कारण मेरा प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम हुआ था, अगर मैं उस फैक्टर को रिप्लेस कर देती किसी बढ़िया सब्स्टिट्यूट के साथ, तो मेरे पास ये डिमिनिशिंग रिटर्न है जो लागू ना हो पाता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कि मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे मजबूरी से वही फैक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है जो मेरे पास यहाँ पे है। तो इस कारण से वो जो टोटल प्रोडक्ट होता है बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं उस कम यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न से बचने के लिए मेरे पास कोई बेस्ट अल्टरनेट होता, तो मैं उस बेस्ट अल्टरनेट को यूज़ कर लेती, जिससे मेरे टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश होने के बजाय क्या होता, इंक्रीज होना शुरू होता। तो यहाँ पे ऐसा कोई अल्टरनेट है जो रियल लाइफ में पाया नहीं जाता, तो इस कारण से इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण से भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो रिटर्न लागू हो जाती है। वेरिएबल फैक्टर में हम ले लेते हैं जैसे स्किल लेबर का जो यूज़ करके हमने क्या करना है, आउटपुट का बढ़ाना है। लेकिन स्किल लेबर जो चाहिए होती है, वो स्किल जो होती है हर किसी लेबर के अंदर सेम नहीं होती है। तो इस कारण से जो सब्स्टिट्यूट है जो हमारे पास परफेक्ट अवेलेबल ना होने के कारण जो हमारा आउटपुट बढ़ने के बजाय क्या होता है, कम हो जाता है। जब दो फैक्टर के बीच में, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में प्रपोर्शन जो ऑप्टिमम नहीं होता, बढ़िया नहीं होता, तो हमें जो मार्जिनल रिटर्न मिलती है वेरिएबल फैक्टर की, वो क्या होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है, यानी कि डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है। तब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि हम इस लॉ को कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं, कैसे इससे थोड़ा बचा जा सकता है। फर्स्ट आता है कि अगर इस एप्लीकेबल है जो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, इसको पोस्टपोन कर सकते हैं अगर इम्प्रूवमेंट कर दे टेक्नोलॉजी को, यानी कि बड़े टेक्नोलॉजी की अगर हमें यूज़ करें मशीनें, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होने से टेक्नोलॉजी के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है जो नहीं लागू हो पाएगा। इन अदर वर्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिकम इनऑपरेटिव व्हेन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस कॉजिंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड फॉल इन कॉस्ट। तो कहते हैं जो फिर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कहते हैं इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि ये लागू नहीं हो पाएगा अगर हमने टेक्नोलॉजी बढ़िया यूज़ कर ली है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़िया यूज़ होगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कारण से फिर हम बच पाएंगे जो रिटर्न डिमिनिश हो रही है, यानी कि जो मार्जिन रिटर्न डिमिनिश होने का जो रीजन, उससे बचा जा सकता है अगर हमने टेक्नोलॉजी बढ़िया ले लिया। टेक्नोलॉजी बढ़िया लेने से प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, कॉस्ट कम होती जाएगी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न है जो लागू होता जाएगा, तो फिर वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न से जो बचा जा सकता है। दूसरा आता है हमारे पास कि जो ऑपरेशन होते हैं लॉ में भी पोस्टपोन ऑल्सो व्हेन द फैक्टर प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कहते हैं कि अगर हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स आ जाएं, तो हमने उस सब्स्टिट्यूट के कारण क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उन फैक्टर से जिनसे हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। तो जिन फैक्टर से हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है उसको हटा दिया जाएगा, तो बढ़िया फैक्टर उसकी जगह अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिस कारण से फिर इंक्रीज रिटर्न है जो लागू हो सकता है। ए सच ए सिचुएशन द लिमिटेशन ऑफ फिक्सिटी ऑफ फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन, जो कमी है फैक्टर के फिक्स होने की, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो पा रहा है, तो यहाँ पे फिर डिमिनिशिंग रिटर्न से जो बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ, की जो ये लॉ है कब लागू होता है। कहते हैं जो ये लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का इज नो मोर देन द एम्पिरिकल रेगुलरिटी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट। कहते हैं कि जो ये लॉ होते हैं किसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इट इज़ नॉट थ्योरम डिडक्ट एनालिटिकल। कहते हैं कोई थ्योरम डिडक्ट एनालिटिकल नहीं है। द डिमिनिशिंग रिटर्न रिलेशनशिप सर्टेनली होल्ड वाइडली इफ नॉट यूनिवर्सली। कहते हैं ये वाइडली तो है लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, इससे हम मतलब इसको टाल सकते हैं। इट एप्लीकेबल अप्लाई टू द इनपुट यूज इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए लॉ। कहते हैं कि जो ये लॉ होता है ये एग्रीकल्चर के ऊपर लागू होता है, क्योंकि ज़मीन क्या होती है इसमें फिक्स्ड होती है। तो कहते हैं इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो अगर हमने फिक्स्ड फैक्टर का इस्तेमाल कर ले तो ये लॉ वहाँ भी लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो इंडस्ट्री में भी जो लागू हो सकती है, अगर वहाँ पे भी फिक्स्ड फैक्टर का जो यूज़ किया जाता है। यानी कि इस लॉ के लागू होने का रीज़न यही है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर के साथ है, एक फैक्टर फिक्स्ड है बाकी वेरिएबल है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये लॉ लागू हो जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, मेन फैक्टर का फिक्स्ड होना, जिसको हम चेंज नहीं कर पाते। तो जहाँ पे फैक्टर फिक्स है वहीं पे लॉ क्या जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास टॉपिक बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास आते हैं रिटर्न टू फैक्टर, यानी डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट फेसेस में हम इसको कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।